हम फ्रिक्शन को एक और कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, जब बॉडी, एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बॉडी किस तरह से मूव करेगी दूसरी सरफेस के ऊपर, दो ही तरह से मूव कर सकती है ना, या तो स्लाइड कर रही होगी बॉडी या फिर रोल कर रही होगी बॉडी, ये दो चीज़ें हो सकती है। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे, ठीक, स्लाइड करे, तब उसको कहा जाता है, तब जो फ्रिक्शन उसको लगती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर बॉडी क्या करे? रोल करे, एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करे तो मूव कर रही है तो उस पर कोई फ्रिक्शन भी लग रही है, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगती है बॉडी पे उसे कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि बॉडी मूव करती है दूसरी सरफेस के ऊपर। अब मूव करने के दो तरीके, ठीक, यहाँ तो बॉडी स्लाइड करेगी, यहाँ तो बॉडी रोल करेगी। अगर बॉडी स्लाइड करती है उस टाइम जो फ्रिक्शन हमें देखने को मिलती है उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर बॉडी रोल करती है उस टाइम जो हमें फ्रिक्शन देखने को मिलती है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने, याद है, हमने ढेर सारे केस डिस्कस किए थे। ऐसे ब्लॉक है रखा है ना, हमने कहा चलो यहाँ पे फोर्स लग रही है जिसको हमने अप्लाइड फोर्स P बोला, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती थी, ये केस डिस्कस किया। ये क्या था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ही केस था। यहाँ याद है आपने ये पढ़ा था, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर फोर्स लग रही है, उसको अगर ऊपर की तरफ हम स्लाइड कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे देखने को मिलती है। तो ये क्या, कौन से केस हम डिस्कस कर रहे थे? ये केस जो थे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ही केस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और अब अगर बॉडी रोल करे, अगर बॉडी रोल करती है किसी सरफेस के ऊपर, तब जो फ्रिक्शन देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब थोड़ी सी बातचीत हम अब रोलिंग फ्रिक्शन पे भी करेंगे, ठीक, ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। चल रही है वीडियो? अच्छा, तो रोलिंग फ्रिक्शन देखो क्या चीज़ होती है। अब रोलिंग फ्रिक्शन के केस में ना थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। क्या अलग होती है? अब देखो इस तरह से आपके पास एक व्हील है, और व्हील का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दूसरी सरफेस के साथ, वो देखो अब कम होता है ना। व्हील का देखो सर्कमफेरेंस कितना बड़ा है, लेकिन वो एरिया जो दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में है ना, जिसकी वजह से फिर फ्रिक्शन आएगी, वो एरिया कितना कम है ना, कितना कम एरिया कॉन्टैक्ट में आता है ना। अगर एरिया कम तो क्या चीज़ बढ़ जाती है? फोर्स तो लग ही रही है। फोर्स और एरिया कैसे कनेक्टेड आपस में, याद है? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। इसका मतलब अगर एरिया कम है, अगर यहाँ पे एरिया कम है तो क्या चीज ज्यादा होगी? प्रेशर। तब क्या चीज ज्यादा होगी? प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस एक जगह पे प्रेशर बड़ा ज्यादा लगता है। समझिए मेरी बात। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जो व्हील होता है ना, उसका सर्कमफेरेंस जितना भी होगा वो सारा का सारा थोड़ी ना दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है ना, पूरा सर्कमफेरेंस थोड़े कांटेक्ट में होगा, उसका बड़ा कम सा पार्ट, बहुत छोटा सा हिस्सा उसका दूसरी सरफेस से कांटेक्ट में होगा। अब पूरी गाड़ी का जो वेट है ना, वो सोचो कितनी जगह से, मतलब दूसरे कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में कितनी सी प्लेस ले रहा है, कितनी जगह ले रहा है, बड़ी कम ले रहा है। तो कम जगह फोर्स ज़्यादा, तो क्या चीज़ बढ़ी? प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ता है तो उससे होगा क्या? ठीक है, प्रेशर बढ़ गया तब क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये चीज़ होती है, या तो इसको दो तरीकों से समझ सकते हैं। या तो आप मान लो कि इस तरह से एक बिल्कुल पक्का रोड नहीं है, एक ऐसे मड ऐसा रोड है ना, थोड़ा सा कच्चा रोड है। अगर कच्चा रोड है तो क्या होगा? दो तरीकों से समझ लेते हैं इसको। अगर कच्चा रोड है तो वो जो टायर है उसका जो अब ये प्रेशर जो बन रहा होगा दूसरी सरफेस के ऊपर, है ना, उसकी वजह से आप देखो उस तरह से एक डिप्रेशन नहीं बन जाएगा, है ना। ये डिप्रेशन क्यों बना? क्योंकि कम एरिया पे ढेर सारी फोर्स लग रही है, इसीलिए इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ उस दूसरी वाली सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर इसकी वजह से क्या हो गया? एक डिप्रेशन जो है वो क्रिएट हो गया। इसे बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। ठीक, और इसके सामने ये क्या चीज होगी? एक प्रोजेक्शन क्रिएट हो गया, है ना। इसे क्या बोलेंगे? जो ऊपर की सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया? एक प्रोजेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, एक डिप्रेशन, एक प्रोजेक्शन क्रिएट हो गया। अब जब भी टायर जो है ना मूव करेगा तो वो हमेशा एक इसी डिप्रेशन में रहेगा, और वो हमेशा क्या कर रहा होगा? क्लाइंब कर रहा होगा इस प्रोजेक्शन को। जब भी गाड़ी चलेगी तो क्या होगा? ये प्रेशर तो हर जगह लगता ही रहेगा, तो ये टायर हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा? एक इस जो प्रोजेक्शन बनी ना, इस प्रोजेक्शन को क्लाइंब करने की कोशिश करता रहेगा हमेशा। और इसका मतलब इसको क्या करना पड़ रहा है? हाइट को मतलब क्लाइंब करना पड़ रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो लगी, है ना। तो ये एक तरह से क्या रुकावट है ना इसके लिए,
ये रुकावट है ना इसके लिए, ये नहीं होती तो ठीक है टायर चलता आगे की तरफ, लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेकंड सरफेस इज वेरी लेस, इसीलिए प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए डिप्रेशन बना, इसीलिए प्रोजेक्शन बना, और इसीलिए ये टायर क्या कर रहा है, लगातार अपहिल कर रहा है, लगातार इस प्रोजेक्शन को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से क्या फ्रिक्शन लग रही है, इसी वजह से क्या फ्रिक्शन लग रही है। अब आप सोचोगे सर ठीक है कच्चे रोड में तो दिख जाता है डिप्रेशन, दिख जाता है प्रोजेक्शन, लेकिन अगर पक्का रोड हो तब थोड़ी लुक जो पड़ी हो जिस रोड पे, उसमें थोड़ी ये प्रोजेक्शन डिप्रेशन बनते हैं। उस टाइम फ्रिक्शन कैसे आती है, उस टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर बड़ी गाड़ी को देखोगे, छोटे गाड़ी में फिर भी कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी को देखोगे ना, या ट्रक वगैरह को देखोगे, तो आप देखना उनका जो टायर है ना ऐसे तो बिल्कुल गोल, लेकिन जहां पे इन कॉन्टैक्ट में होगा ना वहां देखना ऐसे थोड़ा सा फ्लैट ऐसा हुआ होगा, ट्रक्स वगैरह में देखने को अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे करके बना होगा, ऐसे करके इस जगह पे फिर एक फ्लैट, फिर प्रोजेक्शन उसने, क्योंकि भैया प्रेशर तो लग ही रहा है, उस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, इतना प्रेशर लग रहा है, इतनी फोर्स कम एरिया में लग रही है, इतना प्रेशर लग रहा है कि जो टायर है ना जिस कॉन्टैक्ट में है, ये इस जगह से फ्लैट ऐसा होता है, और आगे फिर एक प्रोजेक्शन बन गई होती है, ये देखो इसी टायर की प्रोजेक्शन बन गई होती है, तो फिर क्या करना पड़ा उसको, फिर लगातार उस प्रोजेक्शन को कवर अप करना पड़ रहा है, और उसी की वजह से क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है। समझ रहे मेरी बात। तो ये जो टायर होता है इसमें एक तरह का अपहिल जैसा, इसको क्लाइंब जैसा करना पड़ता है, एक तरह की प्रोजेक्शन बन जाती है, और उस प्रोजेक्शन को उसको लगातार क्या करना पड़ता है, कवर अप करना ही पड़ता है, लगातार कवर अप करना पड़ता है। और यही रीजन होता है कि जो रोलिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शन आती है बॉडी में, इस रीजन की वजह से आती है। ठीक, आई मेरे पास समझ में। अब आपको पता है फ्रिक्शन के जो लॉज हमने पढ़े थे, उनके लॉज के अकॉर्डिंगली अगर हमें स्टडी करना हो, है ना, फार्मूला अगर इसका बनाना हो तो किस तरह का बनेगा, उसके केस में आप देखोगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन होती है, ये देखा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, भाई नॉर्मल डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है। देखो हमने क्या पढ़ा था यार, जो काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ी थी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन थी, है ना। उसका हमने क्या पढ़ा था, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन थी, वो भी क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल डायरेक्शन थी। इसी तरह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन है ना एक चीज और आती है, बाकी कोई केस में नहीं आती, लेकिन इस केस में आती है क्या, ये जो नॉर्मल, ये क्या कहते हैं इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, रोलिंग फ्रिक्शन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस ऑफ द टायर। व्हाट इज स्मॉलर, इट इज द रेडियस ऑफ द टायर। छोटा रेडियस ज्यादा फ्रिक्शन, बड़ा रेडियस कम फ्रिक्शन, ठीक। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या आएगा, आर बाय आर। व्हाट इज दिस आर, इट इज नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज दिस स्मॉल आर, इट इज रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक। अब हटाओ इसको प्रोपोर्शनल साइन को, तो क्या आएगा, म्यू आर बाय आर। व्हाट इज दिस म्यू, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्यों ना इसको एक काम करूं, म्यू आर लिख दूं, ये दिखाने के लिए ये कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये म्यू आर क्या चीज है, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और ये देखा गया है, ये पाया गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, ये बड़ा कम होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कि मतलब यार ये बड़ा ही कम होता है, इसीलिए स्लाइड करना चीज़ को मुश्किल है, लेकिन रोल करना चीज़ को बड़ा आसान है ना। अगर एक हमारे पास आप कह सकते हो अलमारी मान लो, है ना, उसको स्लाइड करके धक्का देके आगे खींचना होगा ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर उसको नीचे टायर लगे होंगे तो उसको खींचना बड़ा आसान है ना। कारण ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, ये बड़ा कम है एज कम्पेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये कम होने की वजह से ये पूरी वैल्यू कम हो जाती है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसके साथ हम, पूरी वैल्यू कम हो जाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी कम हो जाती है, समझे बात। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसलिए स्लाइड करना मुश्किल है, लेकिन रोल करना बड़ा आसान है। आई मेरी बात समझ में। तो दो तरह की फ्रिक्शन हमने देख ली, एक आ गई स्लाइडिंग, एक आ गई रोलिंग। स्लाइडिंग के बारे में तो ढेर सारा हमने चैप्टर पढ़ाई स्लाइडिंग पे है, तो थोड़ा सा रोलिंग के बारे में भी सीख लेते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने कि रोलिंग फ्रिक्शन का काज दिस प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन आ रही है, चाहे वो आप एक पक्के रोड पे देखो, चाहे आप एक कच्चे रोड पे देखो, तो एक प्रोजेक्शन को लगातार कवर अप करना पड़ता है किसको, व्हील को। दिस इज अ काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और अगर इसका फार्मूला हम देखेंगे तो इस तरह से आता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील। देन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करो, यू विल गेट अ फार्मूला एंड दिस इज अ फार्मूला ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और यहां पे आपके पास आ रहा है म्यू आर, दैट म्यू आर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, बताओ, लेस होता है कि ग्रेटर होता है, लेस होता है, बड़ा कम होता है ये, ठीक है। इसीलिए चीज़ों को खींचना जिसके नीचे टायर लगे हो आसान होता है एज कम्पेयर टू ऐसे स्लाइड करके खींचना होगा तो, ठीक है।